हेलो फ्रेंड्स, उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे, बहुत बढ़िया होंगे और पढ़ाई लिखाई भी बहुत अच्छा चल रहा होगा, क्योंकि इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। अगर आप चाहते हैं कि 4.0 में हीरो अगर बनना चाहते हैं तो आपको बैठना होगा, पढ़ना पड़ेगा 10 से 12 घंटा, 8 से 10 घंटा। इसके अलावा कोई शॉर्टकट नहीं है। किसी का भी क्लास लीजिए, नहीं होने वाला। किसी से भी पढ़ लीजिए, नहीं होने वाला। एकदम सटीक बात बता रहा है। आपको किसी भी हालत में 10 से 12 घंटा, 8 से 10 घंटा 4 महीने के लिए पैक होकर के पढ़ना पड़ेगा। अगर आप चाहते हैं 4.0 में हीरो बने, आप चाहते हैं 4.0 में 2 नंबर, 3 नंबर, 10 नंबर से ना छूटे, तब आपको पढ़ना पड़ेगा। इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता है तो आप सोच के बताइएगा हमको। इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है। आपको बैठना होगा, किताबों के साथ संघर्ष करना होगा। देखिए, संघर्ष में इंसान हमेशा अकेला होता है, एकदम अकेला होता है। आप बताइए, अकेले रूम में बैठ करके किताबों के साथ, है ना, पढ़ते रहना, कंटेंट तैयार करते रहना, इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करते रहना, ये कितना मुश्किल काम है आप भी जानते हैं, है ना। ये आप जानते हैं अच्छी तरह से। 4 महीना अगर पैक हो जाते हैं तो आपका रिजल्ट हो जाएगा, इतना हम ज़रूर आपको बोलेंगे। और ऐसा ही होता है हमेशा, चाहे बड़े कंपटीशन की बात करें या छोटे कंपटीशन की बात करें, संघर्ष, मेहनत सब में बराबर ही होता है। आईएएस की तैयारी करने वाले भी 10 से 12 घंटा पढ़ते होंगे। आप टीचर की तैयारी कर रहे हैं, टीचर में आप कंप्लीट करना चाहते हैं, फाइट करना चाहते हैं, तो सटीक मटेरियल, सटीक किताबें, सटीक गाइडलाइन के साथ आपको 10 से 12 घंटा आपको भी पढ़ना होगा। तो चलिए, हम लोग अभी बिहार स्पेशल देख रहे थे और बिहार स्पेशल 4.0 पे ही हम लोग टारगेट कर रहे हैं। 4.0 आपको पता है ये लास्ट है, और सारे विद्यार्थियों को हम बताएं कि सिर्फ एक ही फंडा है, जहाँ भी है, जैसे भी है, जितना टाइम देना है खुद पे दे दीजिए। जीवन में ये फिर दोबारा कसर ना हो कि अगर हम 2 घंटे पढ़े होते तो हमारा रिजल्ट हो जाता, है ना। प्रत्येक दिन का 2 घंटा आपकी ज़िंदगी को संवार सकता है, आपके मुकद्दर को बना सकता है ना। तो चलिए, हम लोग शुरुआत करते हैं। हम लोग भाषा ख़त्म किए थे, है ना। यहाँ से हम लोग शुरुआत करते हैं। बिहार राज्य के पड़ोसी, है ना, बिहार राज्य के पड़ोसी राज्य और देश देखते हैं। यहाँ से हमेशा सवाल पूछा गया है बीपीएससी में। देखिए, कहता है कि पड़ोसी राज्य कौन हो जाएगा। आप मैप में देखिए, ये है बिहार, ये हो जाता है आपका बिहार है। और बिहार 3 तरफ से, जैसे अगर हम लोग बात करें तो ये हो जाएगा पूरब में वेस्ट बंगाल से इसकी सीमा सटती है। नीचे अगर हम लोग दक्षिण में आएंगे तो झारखंड से इसका सीमा सटता है। और यहाँ पे पश्चिम में जब हम लोग आएंगे तो ये उत्तर प्रदेश के साथ सीमा साझा करता है। मतलब ये है कि ये बिहार के 3 पड़ोसी जो हैं, 3 पड़ोसी ये राज्य हो जाते हैं। आपके घर के बगल में जिसका घर होगा, आपके घर के सामने जिसका घर होगा, आपके घर के पीछे जिसका घर होगा, वही तो आपका पड़ोसी होगा। या आपके घर से 10 किलोमीटर दूर होगा, वो पड़ोसी होगा, वो पड़ोसी नहीं होगा, है ना। तो आपका जो पड़ोसी है, आपके बिहार का जो पड़ोसी राज्य है, वह राज्य हो जाएगा उत्तर प्रदेश, झारखंड और वेस्ट बंगाल। यानी कि 3 जो राज्य हैं वो आपके पड़ोसी राज्य हो जाते हैं, है ना। 3 राज्य हैं, झारखंड है, उत्तर प्रदेश है और पश्चिम बंगाल है। 3 राज्य हो जाएगा। पूछा गया सवाल है ये बीपीएससी में। और सबसे बड़ी बात क्या है, और यही वजह है कि यहाँ पर उत्तर में जब हम लोग जाएंगे तो उत्तर में आप देखिए नेपाल के साथ जो इंटरनेशनल बाउंड्री है इसका, बिहार का। और यही वजह होता है कि पूर्वी चंपारण में यहाँ पे एक रक्सौल है जिसका सीमा नेपाल के साथ साझा करती है। और वहाँ की ज़मीन जो है एशिया में सबसे महंगा है। एशिया में सबसे महंगा ज़मीन है रक्सौल की। लगभग 25 करोड़ रुपए कट्ठा है। 25 करोड़, सोचिए, इतना महंगा तो आपको ना पटना है, ना दिल्ली है, ना मुंबई है। एशिया में बताया जाए, एशिया में सबसे महंगा यहाँ की ज़मीन है ना। ये रक्सौल जो पूर्वी चंपारण में है, जिसका सीमा, जिसका बाउंड्री है, वो नेपाल के साथ सटता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो पड़ोसी राज्य हो गया बिहार का, 3 पड़ोसी राज्य है। एक हो जाएगा उत्तर प्रदेश,
पश्चिम में उत्तर प्रदेश हो जाएगा। अगर डायरेक्शन आप याद रखेंगे तो सबसे अच्छा होगा। डायरेक्शन रीजनिंग में भी पढ़ना है ना। जैसे ये वाला देख सकते हैं, तो ये हो जाता है नॉर्थ, ये हो जाएगा साउथ, और ये हो जाएगा ईस्ट, और ये हो जाता है वेस्ट। मतलब पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण, है ना। ऊपू दप आप लोग रीजनिंग पढ़िएगा तो डायरेक्शन में आपको वहाँ पे वो लोग पढ़ाएंगे, टीचर पढ़ाएंगे, यहाँ पे पढ़ाएंगे आपको ऊपू दप करके आता है ना। तो यही चीज़ें हैं यहाँ पे हम लोग देखेंगे। तो अगर बिहार के, है ना, बिहार के दक्षिण में पड़ोसी राज्यों की बात है तो झारखंड हो जाएगा। और इसके पूरब में देखिए तो यही है वेस्ट बंगाल, जिसकी सीमा बिहार के साथ साझा करती है। और ये इसके पश्चिम में अगर जाइएगा तो यही पश्चिम में आपका उत्तर प्रदेश हो जाएगा, है ना, उत्तर प्रदेश हो जाएगा। और उत्तर प्रदेश को देखिए, उत्तर प्रदेश जनसंख्या में नंबर 1 पे है। उत्तर प्रदेश जनसंख्या के मामले में नंबर 1 पे है, यानी कि पूरे भारत में सबसे ज़्यादा जनसंख्या जो है यह उत्तर प्रदेश का है। पूछा गया सवाल है सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन हो जाएगा, तो सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य उत्तर प्रदेश हो जाएगा। और ये जो हम लोग महाराष्ट्र देख रहे हैं, महाराष्ट्र, ये महाराष्ट्र हो जाएगा जनसंख्या के मामले में यह दूसरा स्थान है। और आपसे प्रश्न कहता है बीपीएससी कि भारत में जनसंख्या के दृष्टिकोण से तीसरा राज्य कौन हो जाएगा, तो तीसरा राज्य आपका ये बिहार है। बिहार जनसंख्या के मामले में तीसरा स्थान रखता है ना, तीसरा स्थान रखता है। क्लियर हो जाएगा यहाँ से, यानी कि उत्तर प्रदेश जो है, उत्तर प्रदेश जनसंख्या के मामले में नंबर 1 पे है। और उत्तर प्रदेश में ही सर्वाधिक अनुसूचित जातियों की संख्या है, जो बहुत बार प्रश्न पूछा है। सिर्फ बिहार ही नहीं पूछा, यूपी भी पूछा है पीसीएस में, यहाँ तक कि यूपीएससी में भी एक बार प्रश्न पूछा हुआ था, है ना। आप अगर दीजिएगा एग्ज़ाम बिहार का तो बिहार में बहुत बार प्रश्न पूछा गया। जिस तरीके से हम लोग बिहार में कौन ऐसा डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पर अनुसूचित जातियों की संख्या सर्वाधिक है, तो यह गया हो जाएगा। जब राज्यों की बात आएगा कि भारत में कौन ऐसा राज्य है जहाँ पर अनुसूचित जातियों की संख्या सर्वाधिक है, तो ये आपका कौन सा हो जाता है, ये उत्तर प्रदेश हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में अनुसूचित जातियों की संख्या सबसे ज़्यादा है। प्रश्न ये भी पूछा था कि सर्वाधिक अनुसूचित जाति प्रतिशत वाला राज्य कौन है, तो सर्वाधिक अनुसूचित जाति प्रतिशत वाला की अगर हम लोग बात करें तो ये प्रतिशत वाला क्या हो जाएगा, पंजाब हो जाएगा, जहाँ पर सबसे ज़्यादा अनुसूचित जाति प्रतिशत वाला ये राज्य हो जाता है। कौन सा, तो बिहार है, सॉरी बिहार नहीं, ये पंजाब हो जाएगा। और उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक अनुसूचित जातियों की संख्या है। एक बार और सवाल आपसे पूछा हुआ था बिहार में ही कि सर्वाधिक अनुसूचित जनजातियों की संख्या कहाँ पे है, तो सर्वाधिक अनुसूचित जनजातियों की संख्या जो आप देख रहे हैं इसे, ये मध्य प्रदेश है, इसी मध्य प्रदेश में है। और अनुसूचित जनजाति प्रतिशत वाला अगर राज्य अगर आपसे पूछ दे, है ना, तो यहीं पे ये हो जाएगा मिजोरम। अनुसूचित जनजाति प्रतिशत वाला राज्य पूछा गया सवाल है ना। तो चलिए हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ जाए, क्योंकि एक समझिए कि टेलर है, अभी फिल्म बाकी है। अभी तो हम लोग टेलर करें, एक संक्षिप्त परिचय ही है, फिर भी हम आपको चाहते हैं कि प्रश्न इससे ना छूटे, है ना। अगर प्रश्न से अगर पूछ दे तो ऐसा नहीं कि आपको लगे कि अरे ये तो हम पढ़े ही नहीं थे, है ना। चलिए यहाँ पे हम लोग देखते हैं, बड़ा इजी लग रहा होगा, लेकिन आपसे सवाल पूछेगा कि बिहार राज्य के प्रतीक से संबंधित अगर पूछ दे कि बिहार की राजकीय पशु कौन है, तो निश्चित तौर पे आप बना लीजिएगा कि कौन सा है, तो बैल हो जाएगा। लेकिन बैल का अगर वैज्ञानिक नाम आपसे पूछ दे तो क्या होगा, यानी कि बिहार राज्य के जो प्रतीक है हम लोग वहीं करेंगे जहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं, है ना, और बन भी जाए आराम से, ऐसा नहीं कि ज़्यादा परेशानी हो। क्योंकि बहुत ऐसे विद्यार्थी हैं, आप ज़रा सोच के देखिएगा, घर में काम करने वाली महिलाएं किसी भी हद तक अगर वो सरकारी नौकरी ले लेती हैं, टीचर बन जाती हैं, टीचर अभी नहीं बनी है फिर भी वो ज़्यादा वर्क करती हैं, ज़्यादा मेहनत करती हैं पुरुषों पे अपेक्षा। अगर वो टीचर बन जाती हैं तभी भी
किसी भी मामले में और किसी भी अगर तुलनात्मक दृष्टि से हम लोग बात करें तो मर्द से मतलब इतना बताया जाए कि जो पुरुष है, पुरुषों की अपेक्षा हमेशा महिलाएं ज़्यादा ही वर्क की हैं, ज़्यादा ही वर्क करती हैं। घर में इतना सारा वर्क होता है, अगर उसका कोई मेहतनाना ले ले तो जो टीचर का जो कमाई होता है ना, उससे कहीं ज़्यादा वो कमा ले। सोच के देखिए, इतना वर्क, इतना मेहनत करती हैं। और यही वजह है कि आज महिलाएं, जैसे आपके शिक्षा मंत्री और शिक्षा मंत्रालय का क्या रिपोर्ट है कि हमने भारत में सबसे ज़्यादा टीचर बनाया बिहार में। क्या हमने भारत में सबसे ज़्यादा महिलाओं को टीचर बनाया, और हमने बिहार में सबसे ज़्यादा, बिहार पुलिस कमी महिलाओं को सबसे ज़्यादा मतलब तरजीह दिया गया, महिलाओं को इसमें शामिल किया गया। तो इस मामले में उनका भी कहना सही है, और यही वजह है कि वो कहते भी हैं कि भाई आने वाले वक्त में 4.0 के बाद पता नहीं 10 साल लग जाएगा कि 15 साल लग जाएगा फिर से वैकेंसी देने में, है ना। यही तो वजह है कि हम चाहते हैं और आप भी चाहते हैं कि जल्दी कंप्लीट करा जाए। अप्रैल मई में अगर एग्ज़ाम हो जाता है तो बड़ा हार्डवर्क हो जाएगा, अभी से लग जाइए जितना लगना है ना। तो बिहार राज्य के प्रतीक में राजकीय पशु अगर पूछता है तो बैल हो जाएगा, लेकिन अगर वैज्ञानिक नाम इसका पूछ दे तो क्या हो जाएगा? इसका वैज्ञानिक नाम हो जाएगा, है ना। अगर हम लोग बात करें तो इसका वैज्ञानिक नाम है ना, वैज्ञानिक नाम है बॉस, नाम भी देख लीजिए, इसका नाम हो जाएगा बॉस टॉरस, नाम हो जाएगा TAURUS, बॉस टॉरस नाम है किसका? राजकीय पशु बैल का वैज्ञानिक नाम है बॉस टॉरस हो जाएगा यहाँ पर, है ना। अगर आपसे पूछता है कि राजकीय वृक्ष क्या है तो राजकीय वृक्ष तो पीपल बता दीजिएगा, लेकिन अगर पीपल का पूछे कि वैज्ञानिक नाम क्या है इस पीपल का, तो क्या होगा? इस पीपल का वैज्ञानिक नाम हो जाएगा फाइकस, फाइकस रिलीजियोसा, रिलीजियोसा नाम है, योसा, है ना। लगता है मेरा डिजिटल बोर्ड हिल रहा है। यानी कि इस पीपल का वैज्ञानिक नाम हो जाएगा फाइकस रिलीजियोसा नाम हो जाएगा, है ना। रिलीजियोसा याद करते चलिए ताकि आपको दोबारा मेहनत करने की ज़रूरत ना पड़े। दूसरा बात अगर हो जाए, अगर मानते हैं कि आप नोट करते जा रहे हैं तब तो बहुत मज़ा आएगा, है ना। एकदम हर सुबह में उठिए, आधा घंटा 1 घंटा का टाइम निकालिए और रिवीजन जो है करते चलिए। एक बार पढ़ लिए फिर रिवीजन करते चलिए। जिसका जितना रिवीजन होगा, पढ़ने के बाद रिवीजन जिसका ज़्यादा होता है उसी का ज़्यादा स्कोर बढ़ता है। अगर स्कोर बढ़ाना है तो जो हम लोग अभी पढ़ रहे हैं कल होकर के उसका रिवीजन ज़रूर कर लीजिएगा, है ना। तो ये क्या हो जाएगा? इसका राजकीय वृक्ष जो है पीपल हो गया, और पीपल का वैज्ञानिक नाम हो जाता है फाइकस रिलीजियोसा, है ना। ये हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर देखिए राजकीय पक्षी क्या है? गौरैया हो जाएगा, है ना। राजकीय पक्षी जो है वो गौरैया है ना। छोटा छोटा एकदम पंछी होता है। तो इसका वैज्ञानिक नाम अगर आपसे पूछ दे तो क्या हो जाएगा? इसका नाम हो जाएगा पासर डोमेस्टिकस, डोमेस्टिकस नाम है। पूछा जा सकता है, गौरैया का पूछ देगा कि वैज्ञानिक नाम बताइए, तो पासर डोमेस्टिकस हो जाएगा, पासर डोमेस्टिकस हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे राजकीय फूल है तो राजकीय फूल हो जाता है गेंदा, और गेंदा का अगर पूछ दे कि वैज्ञानिक नाम क्या है तो इसका नाम हो जाएगा टेगटेस, नाम हो जाता है टेगटेस, है ना। टेगटेस नाम हो जाएगा। अगर ये आपसे नहीं पूछता है तो कोई बात नहीं, लेकिन जो संभावना है पूछने का, है ना, उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। अगर आपसे पूछे यहाँ पर कि राजकीय जलीय, है ना, राजकीय जलीय जीव कौन है, राजकीय जलीय जीव, ये पूछा जा सकता है। तो जलीय जीव कौन हो जाएगा? तो जलीय जीव में आपका गांगीय जो डॉल्फिन है, डॉल्फिन ये हो जाएगा जलीय जीव में, है ना। राजकीय जो जलीय जीव है ये गंगा का डॉल्फिन हो जाएगा, है ना। याद रखिएगा, ये
डॉल्फिन हो जाता है। और इस डॉल्फिन का यानी कि गांगेय डॉल्फिन का अगर हम लोग वैज्ञानिक नाम देखें तो इसका वैज्ञानिक नाम हो जाएगा प्लेटनिस्टा, प्लेटनिस्टा है ना, गैंगेटिका, गैंगेटिका नाम हो जाएगा है ना, प्लेटिनस, प्लेटिनस्टा, गैंगेटिका, इस तरह से नाम है, ये वैज्ञानिक नाम हो जाएगा डॉल्फिन का। और आपको पता है ये डॉल्फिन रिसर्च सेंटर आपको पटना में है ना, पूछा जा सकता है आपसे। ये जो डॉल्फिन सेंटर जो है ये पटना में है और इसे भारत सरकार ने 2009 में, इसे भारत सरकार ने 2009 में जलीय है ना जीव घोषित किया है। भारत सरकार ने 2009 में इसको जलीय जीव घोषित किया। ये इम्पॉर्टेंट है, हो सकता है आपसे पूछ दे। और डॉल्फिन रिसर्च सेंटर आपको पटना में है और यहाँ से बहुत सारे प्रश्न जो है पूछे गए हैं, है ना, ये इम्पॉर्टेंट है आपका, इसीलिए इसकी बात हम लोग कर दिए। एक और भी देख लीजिए, जैसे आपसे पूछ देगा कि बिहार की राजकीय मछली का नाम बताइए, है ना, राजकीय मछली का नाम, तो राजकीय मछली जो है वह हो जाएगा मांगुर, है ना, मांगुर हो जाएगा, मांगुर मछली है, मांगुर मछली। और आपको पता होगा बिहार जो है, बिहार मछली के उत्पादन में, मछली के मामले में कहें तो बिहार आत्मनिर्भर राज्य हो गया है, आत्मनिर्भर हो गया है। पहले जो बिहार था वो सबसे ज़्यादा आंध्र प्रदेश के मछलियों पर निर्भर था। लेकिन अगर पूछ दे आपसे कि बिहार में कौन ऐसा डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पर सबसे ज़्यादा मछली का उत्पादन होता है, तो हो जाएगा आपका मधुबनी। मधुबनी में मछली का सर्वाधिक उत्पादन होता है, उसके बाद दूसरा स्थान आपके दरभंगा का हो जाएगा, है ना। तो राजकीय मछली की अगर बात करें तो क्या हो जाएगा, मांगुर मछली हो जाता है यहाँ पर, है ना। उसके बाद एक और भी इम्पॉर्टेंट है, इम्पॉर्टेंट चीज़ें हम लोग कर दें। अगर पूछेगा कि बिहार का राजकीय गीत कौन सा है, ठीक है, राजकीय गीत बहुत इम्पॉर्टेंट है। मेरे भारत के कंठहार बिहार तुमको सत सत वंदन, यही है इसका राजकीय गीत। यानी कि मेरे भारत के, याद रखिएगा, मेरे भारत के कंठहार, कंठहार बिहार, है ना, कंठहार बिहार, ठीक, तुमको सत सत वंदन, तुमको याद कर लीजिए, तुमको सत सत वंदन, है ना, सत सत वंदन, ये तो याद रहेगा आपको। लेकिन अगर पूछ दे कि बिहार के राजकीय गीत का रचना किसने किया, ये इम्पोर्टेंट है। अगर आपसे पूछ दे कि इसका रचना किसने किया तो क्या बोलिएगा, इसका रचना जो है, इसके लेखक जो है श्री सत्यनारायण हो जाएंगे, श्री सत्यनारायण। श्री सत्यनारायण भगवान का नाम जानते हैं, श्री सत्यनारायण, है ना, श्री सत्यनारायण, याद रखिएगा, इससे भी आपका काम चल जाएगा। सत्यनारायण भगवान का कथा हुआ करता है ना, श्री सत्यनारायण। तो इस गीत के जो लेखक हैं ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, पूछा जा सकता है कि इस गीत का संगीत किसने दिया, है ना। तो संगीत भी देख लीजिए, इसके जो संगीत दिए बहुत ही फेमस पर्सनालिटी है, संगीत दिए इसके, है ना, उनका नाम है हरिप्रसाद चौरसिया, हरिप्रसाद चौरसिया नाम है, चौरसिया, है ना। और एक आदमी और भी है, उनका भी नाम देखते हैं, उनका नाम है शिव कुमार शर्मा, है ना, उनका नाम है हो जाएगा शिव कुमार, सब याद रखिएगा, बहुत ज़रूरी है, शिव कुमार शर्मा नाम हो जाएगा इनका, है ना। और एक चीज़ और भी देखते हैं, इस गीत को आधिकारिक तौर पे अपनाया कब गया, ये आपसे पूछा जा सकता है। तो 2012 में बिहार सरकार जो है आधिकारिक रूप से इसको अपनाया, है ना, गीत को। तो ये जो गीत है यानी कि राजकीय गीत है, इसके जो संगीत दिए उनका नाम है हरिप्रसाद चौरसिया और शिव कुमार शर्मा हो जाएंगे। और बिहार सरकार ने, बिहार ने इसको आधिकारिक तौर पे 2012 में इसको अपनाया, 2012 में इसको अपनाया,
है ना। जैसे पूछा जा सकता है, एक बार सवाल पूछा हुआ था कि बिहार का राजकीय खेल कौन सा है ना। बिहार का राजकीय खेल कौन हो जाएगा, तो खेल में आपको पता ही होगा, पूछा गया सवाल है, ये कबड्डी हो जाता है ना। ये बिहार का है। लेकिन अगर भारत का पूछ दे तो भारत का क्या हो जाएगा, हॉकी हो जाएगा, है ना। मुझे लगता है कि ये सब चीज़ें आपको याद रहेगा। ठीक, चलिए कुछ हम लोग यहाँ पर थोड़ा सा पेज मिलेगा तो कर लेते हैं, है ना। कुछ और भी सवाल हो सकता है आपसे पूछे, हम लोग अभी बातें ही कर लेते हैं। अगर आपसे पूछे कि राजकीय भाषा क्या है, तो आपको पता होगा राजकीय भाषा में पहला भाषा हो जाएगा हिंदी, है ना। पहला भाषा हो जाएगा हिंदी, और दूसरा जो भाषा है, दूसरा भाषा ये हो जाएगा उर्दू हो जाएगा। और बिहार सरकार ने उर्दू को 1980 में अपनाया, 1980 में इसको अपनाया। और तीसरा जो भाषा है जो इम्पोर्टेंट है, तीसरा जो भाषा है वो हो जाएगा मैथिली। मैथिली होता है ना। और एक चीज़ आपको पता होगा, 92वां संवैधानिक संशोधन हुआ था 2003 में, 52वां पूछा जाएगा 92। ये जो संविधान संशोधन हुआ, पूछा गया सवाल है ये, है ना। ये हुआ 2003 में हुआ, 2003 में हुआ। और इसी के अंतर्गत 4 भाषा जोड़े गए। इसी के अंतर्गत जो है 4 भाषा जो है जोड़ा गया। कौन कौन भाषा है, तो ये भी देखिए, बोडो हो जाएगा, बोडो, डोगरी, संथाली, है ना, संथाली, और मैथिली हो जाता है, मैथिली। और इस तरह से भाषाओं की संख्या टोटल जो है वह 22 हो जाएगा। और ये 22 भाषा जो है 8वीं अनुसूची में इसका वर्णन किया गया है ना। 8वीं अनुसूची में इसका वर्णन है। यह भी सवाल आपसे पूछा गया है। जितना भी हम लोग अभी देखे हैं, बीपीएससी विगत 10 से 15 साल में जितने भी सवाल पूछे गए हैं, एक बात ज़रूर बनाइए। इसलिए हमने कहा था कि आप बीपीएससी का जो घटना चक्र का पूर्वावलोकन है, जैसे आप देखिएगा, जो लोग 1 to 5 का तैयारी कर रहे हैं, 120 प्रश्नों का, और जो विद्यार्थी जीएस यानी कि टीजीटी पीजीटी जो ये सब होता है 6 to 8, 9 to 10, 11, 12, जो 40 प्रश्न पूछे जाते हैं जीएस का, अगर आप घटना चक्र का पूर्वावलोकन बनाइएगा तो आपको सारे के सारे चीज़ें आपको मिलेंगे, वहाँ प्रश्न सारे मिलेंगे जो बीपीएससी पूछा है ना। कम समय में वो चीज़ें पढ़िए जो बार बार बीपीएससी के नज़र में चढ़ा होता है ना। थोड़ा गहराई में जा कर के पढ़िए, जो हम लोग अभी बात कर लेते हैं, है ना। तो ये तीसरा जो भाषा हो जाएगा, तीसरा भाषा जो हो जाएगा वो हो जाता है मैथिली। और मैथिली 92वां संविधान संशोधन हुआ 2003 में, इसी के अंतर्गत जोड़ा गया। और ये बिहार का तीसरी जो है ये आपका राजकीय भाषा हो जाएगा। उर्दू को जोड़ा गया 1980 में, और हिंदी ऑलरेडी तो है ना, 1, 2, 3, तो ये हो जाता है हमारा 3 हो जाएगा, है ना। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। चलिए, बिहार की प्रमुख नदियाँ देखिए अभी हम लोग टेलर देख रहे हैं, और टेलर को अगर आप समझ जाते हैं, क्योंकि फिल्म तो अभी, क्योंकि अब हम लोग अपवाह तंत्र जो पढ़ेंगे बिहार का, यहाँ से हमेशा प्रश्न पूछा जाता है बिहार में। अगर ज्योग्राफी आप देखिएगा तो ज्योग्राफी से सबसे ज़्यादा सवाल पूछे जाते हैं। तो ज्योग्राफी में अगर पूछेगा तो अधिकतर प्रश्न आपको अपवाह तंत्र या नदी तंत्र से सवाल पूछता है। तो अभी हम लोग टेलर देख रहे हैं ना, इसके बारे में पूरे डिटेल्स हम लोग देखेंगे, लेकिन इससे प्रश्न आपको बन जाएगा, है ना। बाकी हम लोग तो बाद में पढ़ेंगे ये सारा चीज़ें। अभी तो हम लोग परिचय देख रहे हैं, है ना, परिचय है, बाद में हम लोग पूरे डिटेल्स में देखेंगे। तो देखिए, ये बिहार की प्रमुख नदियाँ हैं, ये जो है बिहार की प्रमुख नदियाँ हैं। और ये जो हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे, ये जो नदी हम लोग देख रहे हैं, यही नदी है, देख रहे हैं, यही नदी है। और ये है आपका गंगा। ये जो नदी है, इस नदी को हम लोग क्या कह रहे हैं, गंगा कह रहे हैं। और यही नदी जो है बिहार को 2 भागों में बांटती है ना। टोटल देख रहे हैं, एक हो जाएगा उत्तरी बिहार और दूसरा हो जाता है दक्षिणी बिहार। यानी कि बिहार जो है ना, बिहार गंगा नदी 2 भागों में क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया, 2 भागों में बांट दिया। ठीक है, यहाँ से आप देख रहे हैं। चलिए आगे हम लोग देखते हैं।
देखिए इस नदी को हम लोग कहते हैं, एक नदी यहाँ पे गया है ना, जिसको हम लोग इसको जो बोलते हैं, है ना, ये हो जाता है आपका घग्गर नदी। इसको हम लोग क्या कहते हैं, घग्गर नदी कहते हैं या सरयू नदी कहते हैं। इसको भी देख लीजिए, यानी कि इस गंगा में उत्तर से आने वाली जितनी भी नदियां हैं वो सब के सब भयंकर बाढ़ लेकर के आती है, क्योंकि यहाँ जो भी नदियों का उद्गम है, अधिकतर नदियों का उद्गम जो है हिमालय से ही हुआ है, और यही वजह है कि हमेशा हिमालय जो है पिघलता रहता है और नदियाँ जो है हमेशा जो है वो बहते रहती है। तो पूछा जाता है आपसे कि बिहार में यानी कि गंगा में उत्तर से आकर के मिलने वाली कौन कौन सी नदियां हैं, तो देखिए घघरा हो जाएगा, घग्गर सरयू भी बोलते हैं, गंडक हो जाएगा, बुड्ढी गंडक हो जाएगा, है ना, बागमती हो जाता है, कमला बलान हो जाएगा, कोशी हो जाएगा, है ना, और यहाँ पे है महानंदा, जिसको हम लोग मतलब लोकल में फूलहारा नदी भी कहते हैं। जो वहाँ के स्थानीय लोग हैं इस तरह से वो लोग नाम अपना रखते हैं। उसके बाद बहुत ऐसी नदियाँ हैं, जैसे हम लोग इस नदियों की बात करें जो दक्षिण से आकर के गंगा में अपना संगम करती है ना, उन नदियों के बारे में भी पूछा जाता है। जैसे यहाँ पे कर्मनाशा नदी है, ये जो नदी हम लोग देख रहे हैं ये कर्मनाशा नदी है, और ये हो जाएगा सोन नदी। उसके बाद है ना वताने नदी, ये पुनपु नदी हो जाता है, ये क्यूल है, अजयबी है, चंदन नदी यहीं पे है, और ये सारी नदियाँ दक्षिण से जाकर के गंगा में मिल जाती है। ठीक, अब थोड़ा सा छोटा छोटा एक परिचय हम लोग करते चलेंगे, बाकी डिटेल्स में तो पढ़ा जाएगा। जैसे घग्गर अगर सरयू की बात करें, अगर आपसे पूछे कि इसका उद्गम कहाँ से हुआ, है ना, तो उद्गम जो है इसका नम्पा नेपाल से होता है ना, इसका उद्गम जो है नम्पा, है ना, नम्पा नेपाल से होता है, नम्पा नेपाल से होता है। अगर आपसे पूछे कि संगम कहाँ करता है यानी कि मिलन इसका कहाँ पे है, तो देखिए ये छपरा के पास, है ना, ये जो नदी है यहाँ पे छपरा के निकट जो है वह गंगा में मिलती है, छपरा के निकट। यहाँ से प्रश्न पूछा गया। सबसे इम्पोर्टेंट क्या है कि उत्तर प्रदेश और बिहार की जो सीमा बनाने वाली जो नदियाँ हैं, 3 नदियाँ हैं, एक हो जाएगा घग्गर, गंडक और कर्मनाशा, है ना, ये हो जाएगा यही घग्गर और ये गंडक, और ये जो नदी है कर्मनाशा, यानी कि बिहार और यूपी का, है ना, बॉर्डर बनाती है, सीमा बनाती है। और ये लगभग 4 से 5 बार ये प्रश्न पूछा गया है, बीपीएससी में 4 से 5 बार ये सवाल जो है पूछा गया है, इसलिए इम्पोर्टेंट है, पूछा जा सकता है आपसे। तो ये जो नदी है जिसको हम लोग घग्गर या सरयू नदी कहते हैं, ये वाला नदी है जो हम लोग देख रहे हैं, और ये जो घग्गर और सरयू नदी है इसका उद्गम जो है, उद्गम यह नम्पा नेपाल से होता है, और यह संगम करता है, वह संगम करता है यहाँ पे छपरा में। ये इसका संगम कहाँ पे, छपरा में करता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। एक हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं वो हो जाता है गंडक, ये जो गंडक नदी हम लोग देख रहे हैं, है ना, और ये गंडक नदी का जो उद्गम है, ये गंडक नदी का भी उद्गम नेपाल का हिमालय ही है, यहाँ पर नेपाल का हिमालय है। और ये जो मिलता है, जैसे आप देखते हैं यहाँ पे ये सोनपुर में पहलेजा जो है, ये जो नदी है यहाँ पर, है ना, ये सोनपुर में लिख लीजिए, ये सोनपुर में पहलेजा के पास मिलती है, पहलेजा के पास ये संगम करती है ना, ये गंडक नदी। चलिए इतना याद रहेगा, ये नेपाल के हिमालय से इसका उद्गम है, और उसके बाद से ये जो है सोनपुर पहलेजा में ये संगम ये करती है। उसके बाद हम लोग ये जो नदी आप देख रहे हैं, ये जो नदी देख रहे हैं, ये है आपका बुढ़ी गंडक ये है ना, इस नदी को हम लोग बुढ़ी गंडक कहते हैं। और बूढ़ी गंडक का, है ना, बूढ़ी गंडक का अगर देखिएगा तो पश्चिमी चंपारण में एक सोमेश्वर की श्रेणी है, यानी कि वहाँ पर एक जगह है जिसका नाम है ना, जिसका नाम है चौतरबा नाम है, चौतरबा, है ना, चौतरबा जो सोमेश्वर श्रेणी में है, यहाँ से इसका उद्गम होता है बुढ़ी गंडक का। और ये जो नदी हम लोग देख रहे हैं यही है हमारा बुढ़ी गंडक हो जाएगा। और ये खगड़िया के पास जो देख रहे हैं ना यहाँ पे, ये खगड़िया के पास संगम करती है, खगड़िया के पास, है ना, इतना याद रखिएगा, काम चलेगा। बाकी जब हम लोग डिटेल्स में पढ़ेंगे वहाँ से कर लिया जाएगा।
तो ये जो नदी है ये संगम आपको कहाँ पे करती है, तो खगड़िया में हो जाएगा इसका, है ना। और यही देखते हैं बागमती नदी जो हम लोग देख रहे हैं, ये जो बागमती नदी हम लोग देख रहे हैं, और यही बागमती नदी जो है ये शिवपुरी श्रेणी से, नेपाल से इसका उद्गम है ना। ये शिवपुरी श्रेणी, ये भी लिख ही लीजिए, शिवपुरी श्रेणी नेपाल से इसका क्या है, उद्गम हो जाता है। और ये जो है मतलब ये बहला घाट के पास है ना, ये कोसी नदी में आकर के मिल जाती है। ठीक, उसके बाद देखते हैं हम लोग ये कोसी नदी जो बार बार सवाल आपसे पूछा गया है, ये हम लोग देखें, ये है कोसी नदी, आप देख रहे हैं ये वाला, है ना। और इसी नदी को हम लोग बिहार का शोक कहते हैं। बहुत बार सवाल पूछा गया है, बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है, तो यही कोसी नदी को कहा जाता है ना। और इसका उद्गम है गोसाईनाथ से, इसका उद्गम जो है गोसाईनाथ से है ना, गोसाईनाथ से इसका उद्गम हो जाता है ना। और ये संगम करता है कुरुशेला में, जो आप देख रहे हैं, इसका संगम पूछा गया है कुरुशेला में, है ना, कुरुशेला में इसका संगम होता है। और उसके बाद ये जो नदी हम लोग देख रहे हैं, ये जो नदी हम लोग देख रहे हैं ये हो जाता है ना, ये जो नदी हम लोग देख रहे हैं ये है महानंदा नदी। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, महानंदा नदी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये उत्तर की नदियाँ हो गई, चलिए हम लोग दक्षिण की नदियाँ करते हैं। तो दक्षिण की ये जो नदी हम लोग देख रहे हैं इसी को हम लोग कर्मनाशा नदी कहते हैं, कर्मनाशा नदी, है ना। और कर्मनाशा नदी को अपवित्र नदी कहा जाता है, इसी को अपवित्र नदी कहा जाता है ना, अपवित्र नदी इसको कहा जाता है, कर्मनाशा को। और ये जो कर्मनाशा नदी है आप देख रहे हैं, ये उत्तर प्रदेश और बिहार के साथ जो है सीमा साझा करती है, यानी कि बॉर्डर बनाती है, इम्पॉर्टेंट है। हमने कहा था कि बिहार की 3 नदियां हैं, अगर इतना भी याद रखते हैं तो आपका काम चलेगा। उत्तर से आकर के मिलने वाली जो नदियां हैं उसको याद रखिए, और दक्षिण से आकर के गंगा में मिलने वाली जो नदियां हैं उसको याद रखिए। उत्तर से जो आकर के मिलने वाली जो नदियाँ हैं वह घग्गर हो जाएगा, गंडक हो जाएगा, बुड्ढी गंडक हो जाएगा, कमला बलान, है ना, कोशी, महानंदा, ये नदी है। और दक्षिण से आकर के मिलने वाली नदियाँ अभी हम लोग कर रहे हैं, ये है कर्मनाशा नदी, जिसको अपवित्र नदी के नाम से हम लोग जानते हैं, और बिहार और यूपी की ये बॉर्डर बनाते हैं, है ना। उसके बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट है ये नदी आप देख रहे हैं, इसको हम लोग सोन नदी कहते हैं, दिख रहा है ना। और यही सोन का उद्गम बार बार पूछा गया है, अमरकंटक से है, इसका उद्गम जो है अमरकंटक से है, अमरकंटक। और अमरकंटक कहाँ पे है, तो मध्य प्रदेश में हो जाएगा, है ना। और ये पटना के मनेर के पास जो आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये पटना के मनेर के पास इसका संगम होता है गंगा में, है ना। किसका, तो ये है सोन नदी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा गया है बहुत बार। उसके बाद जो हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं पुनपुन नदी, है ना, ये दिख रहा है ना पुनपुन नदी। ये पुनपुन नदी जो है, ये पुनपुन नदी का उद्गम छोटा नागपुर का पठार है, पलामू जिला झारखंड का, है ना। छोटा नागपुर का पठार, छोटा नागपुर के पठार से इसका उद्गम है। और बहुत इम्पॉर्टेंट है, पूछा गया है बीपीएससी में कि पुनपुन जो है ना, पुनपुन ये जो नदी है ये गंगा में कहाँ पर आकर संगम करती है, तो ये फतुहा में, हम यहाँ पर गए हुए हैं, है ना, फतुहा में इसका संगम है। और बीपीएससी में पूछा गया सवाल है फतुहा में, है ना। उसके बाद आप देख सकते हैं क्यूल नदी है, ये देख रहे हैं आप क्यूल नदी, ये गिरिडीह से निकलती है ना। और सूरजगढ़ा लखीसराय में इसका संगम है। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं अजय है, चंदन नदी, ये सारी जो नदियाँ हैं यहाँ पे हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं। ठीक, चलिए यहाँ पर एक चीज़ और भी हम लोग देखें, बिहार में जो नदी प्रवेश करती है वो हो जाता है चौसा में। और आपको ये बात पता होगा कि गंगा की टोटल जो लंबाई है 2525 किलोमीटर है, 2525 किलोमीटर है, यानी कि गंगा की टोटल लंबाई। अगर बिहार में पूछे कि बिहार में गंगा की टोटल लंबाई कितना है, तो ये हो जाएगा 445 किलोमीटर हो जाएगा। याद रखिए, यही याद रखिए, बिहार में गंगा की लंबाई कितना है, 445 किलोमीटर। सवाल ये भी आपसे पूछ सकता है कि बिहार में कौन ऐसा ज़िला है ना, जहाँ पर गंगा की लंबाई सर्वाधिक है, तो ये पटना जो देख रहे हैं आप लोग, पटना, यही पटना है। और पटना में इसकी लंबाई 99 किलोमीटर है,
99 किलोमीटर पूछा गया सवाल है। दूसरा पूछा जा सकता है आपसे कि बिहार में पटना के बाद दूसरा कौन ऐसा जिला है जहां पर गंगा की सर्वाधिक लंबाई है। तो ये जो हम लोग देख रहे हैं भागलपुर का क्षेत्र, ये भागलपुर हो जाएगा, है ना, भागलपुर हो जाता है। गंगा का उद्गम जो है, उद्गम उत्तराखंड से है, आपको तो पता होगा, गंगोत्री से इसका उद्गम है। और उत्तराखंड में गंगा की लंबाई 110 किलोमीटर है, 110 किलोमीटर है। बीपीएससी का एग्ज़ाम आप लोग भी दिए होंगे, 70 बीपीएससी का, आपको पता ही होगा कि प्रश्न किस तरह बनाए जाने लगे हैं आजकल, है ना। हर प्रश्नों को उतना लेवल भी नहीं है, बट प्रश्नों में बहुत सारा, मतलब कहे तो बहुत सारा घुमाव दिखने को मिलेगा। जब तक आप अच्छे तरीके से नहीं पढ़े रहेंगे, जब तक आप सेल्फ स्टडी नहीं किए रहेंगे, आपके फैक्ट यानी कि इन्फॉर्मेशन अगर आप कलेक्ट नहीं करे रहेंगे तो पता चलेगा कि आपका भी 2-4 नंबर से छूट गया, है ना। इस तरह से नहीं होना चाहिए। और यही वजह है कि हम हर चीज़ें आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं ताकि इन्फॉर्मेशन आपके पास रहे। इन्फॉर्मेशन आपके पास रहेगा तो निश्चित तौर पे, है ना, आप बना पाएंगे। इसलिए इन्फॉर्मेशन का इकट्ठा होना बहुत ज़रूरी है। क्या इन्फॉर्मेशन बहुत ज़रूरी है। तो उत्तराखंड के गंगोत्री से गंगा का उद्गम है और गंगा में ही, उत्तराखंड में ही गंगा का जो लंबाई है मात्र कितना, 110 किलोमीटर है। आपसे सवाल ये भी पूछा जा सकता है कि गंगा का सर्वाधिक लंबाई किस राज्य में सबसे ज़्यादा है। जैसे इसके बाद हम लोग देखेंगे तो उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा लंबाई है, 1450 किलोमीटर, 1450 किलोमीटर है गंगा का सर्वाधिक लंबाई। गंगा का सर्वाधिक लंबाई उत्तर प्रदेश में 1450 किलोमीटर हो जाएगा। उसके बाद बिहार तो हम लोग देख ही लिए 445 किलोमीटर, और ये हो जाएगा झारखंड, और झारखंड के बाद है वेस्ट बंगाल, और वेस्ट बंगाल में आपको पता होगा 520 किलोमीटर इसका 520 किलोमीटर इसका लंबाई है। यानी कि जो गंगा है, गंगा उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और वेस्ट बंगाल, यानी कि 5 राज्यों से होता हुआ, है ना, इस समुद्र में इसका मिलान हो जाता है। तो यहाँ से सवाल आपसे पूछा जा सकता है, बन भी रहा है सवाल, है ना। तो चलिए आगे हम लोग देखेंगे। तो मुझे लगता है कि आगे का क्लास जो है ना, कुछ दिनों के बाद, जैसे ही मतलब 2-4 दिनों के बाद क्लास जो आप लोग कहते हैं 2-2 घंटा का, हम तो 3-3 घंटा 4-4 घंटा ले लेंगे, है ना, ताकि आपका भी सिलेबस जल्दी जल्दी ख़त्म हो जाए, है ना। तो ये सब चीज़ें किया जाएगा। तो फ़िलहाल अभी 1 सप्ताह तक आराम से चलते हैं, ताकि आपको भी एक आदत बन जाए। आदत में आना बहुत ज़रूरी है। जब तक आदत में नहीं आएगा, है ना, क्योंकि आपके अंदर सब कुछ है, एनर्जी भी है, सब कुछ है, लेकिन एक होता है कि भूख होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको सरकारी नौकरी का भूख है तो निश्चित तौर पे आप घर में या जहाँ भी हैं 10 घंटा 12 घंटा पढ़ेंगे, है ना, इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करेंगे, रिवाइज करेंगे, रटेंगे, है ना, और सेट को भी प्रैक्टिस करेंगे। अभी सेट प्रैक्टिस करने से बेहतर है जितना भी सिलेबस दिया गया है बीपीएससी के द्वारा उसको कंप्लीट करिए। इस बार लास्ट ही है, इस बार जो है लास्ट ही है ना। और आपको हमसे संपर्क करना है तो आप हमसे बात कर सकते हैं। बहुत सारे विद्यार्थी हैं जो बात करते हैं। नाइट में हमें 8 बजे के बाद कॉल करें, है ना, 8 बजे के बाद कॉल करिएगा, बात होगा, है ना। मैसेजिंग पे बात होगा, दिन में भी बात होता है, आप मैसेज पे भी बात कर सकते हैं। मेरा कॉन्टैक्ट नंबर हो जाएगा 84 060, है ना, 51 999। ये व्हाट्सअप नंबर भी है और इस पे भी आप मैसेज भी कर सकते हैं, बात भी कर सकते हैं, है ना। चलिए हम लोग आगे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच आप सभी लोगों को।